हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और पहले चैप्टर में समुच्चय में हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए देखिए प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल हम कर चुके हैं। यानी प्रश्न नंबर 3 में पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं, ये बताइए। यानी वह समुच्चय जिसकी कोई सीमा है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, वह परिमित है, और जिसमें नहीं है वह अपरिमित है। ये आप कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ फिर से लिख दूंगा बेटा। प्रश्नावली है 1.2, प्रश्नावली 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, प्रश्न नंबर 4 में बताइए ए बराबर बी है या नहीं। यानी दो समुच्चय हैं ए और बी, और आपको ये बताना है कि ए और बी दोनों बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर ए और बी में पहले वाले में जो लिखा है, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। ए में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सारे सवाल आप कर लेंगे, मैं एक करके दिखा दूंगा आपको तो सारे कर लेंगे आप। ठीक, तो समुच्चयों में हम जानते हैं कि भाई क्रम अनिवार्य नहीं होता, अवयव होना चाहिए। अगर बराबर है समुच्चय तो देखो यहाँ पे इस समुच्चय के अंदर ए बी सी डी हैं, तो दूसरे समुच्चय में क्या है? दूसरे में है डी सी बी ए, कुछ इस तरीके से है डी सी बी ए। तो ये बात कंफर्म हो गई कि भाई ए बराबर बी है। क्यों है? क्योंकि अवयव वही हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि समुच्चय में क्रम कुछ भी हो, अगर वही अवयव हैं तो ये समुच्चय बराबर समुच्चय कहे जाते हैं। इसी प्रकार आप इसका दूसरे वाला पार्ट देखेंगे तो दूसरे वाले में अपनी किताब में आप देख रहे होंगे, सेकंड में ए में 4, 8, 12, 16 हैं, जबकि बी में 8, 4, 16, 18 हैं। तो यहाँ पर बराबर नहीं है। यानी 12 एक ऐसा अवयव है ए में जो बी में नहीं है। इसका मतलब ये समुच्चय बराबर नहीं है। इसी प्रकार थर्ड में आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और बी में ये कह रहे हैं x एक सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो 2, 4, 6, 8, 10 के बराबर या 10 से छोटे सम धन पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर भी ए और बी बराबर है। यानी कुल मिलाकर ए और बी बस का रूप जो है वो अलग है, एक रोस्टर रूप में है और एक निर्माण रूप में है। जो बी है वो समुच्चय निर्माण रूप में है, जो ए है वो रोस्टर रूप में है। तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पहचान करनी है बराबर है या नहीं, देखकर आपको बताना है। इसमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना होता है कि क्रम अनिवार्य नहीं है, वही अवयव होने चाहिए। ठीक, अच्छा, किसी समुच्चय में अगर कोई अवयव 2 बार लिखा होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बार गिना जाता है। अगर किसी समुच्चय में कोई अवयव मान लो हम 2 बार लिख देते हैं, हम कर दें ए में कोई समुच्चय कि ए समुच्चय ए में हम कोई अवयव 2 बार लिख दें और बी को ऐसे ही रहने दें, तो भी ये बराबर ही रहेंगे, तब भी ये बराबर ही होंगे। वजह कि समुच्चय में अगर कोई अवयव 2 बार लिखा हुआ है तो वो एक ही बार वो माना जाता है। इसका मतलब है कि लिखने में त्रुटि है, समुच्चय को लिखने में त्रुटि। अगर हम एक समुच्चय के अंदर एक अवयव को 2 बार लिख दें तो 2 बातों का आपको बस ध्यान रखना होता है। ठीक, आगे चलिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सारा बेसिक आप पढ़ चुके हैं बेटा। एक एक सवाल को एनसीईआरटी के मुझे डिस्कस करना है। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण बताइए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है पहले वाले पार्ट में कि ए में 2 अवयव हैं, ए में अवयव हैं 2,3, ये 2 अवयव हैं। और बी में इन्होंने समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखा हुआ, बी को कुछ इस तरीके से x डबल डॉट x समीकरण नंबर, समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है। कुछ इस तरीके से ये
समुच्चय लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो ए में क्या है, 2 और 3 है, और इस समीकरण का जो हल है, अगर हम इस समीकरण को चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x बराबर 0 प्लस 6 बराबर 0 है ना, गुणनखंड हम करेंगे प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर करें पहले x प्लस 3 और यहाँ 2 कॉमन ले लें, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कुछ चीज़ निकल के आती है, x बराबर आता है -3 और x बराबर आता है -2। तो अगर मैं इसके हल का एक समुच्चय बनाऊं तो इसके हल का समुच्चय बनता है, यानी b जो समुच्चय है वो बनता है -2, -3, जबकि a में बताया गया 2, 3। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि a जो है, a बराबर नहीं है b के, यानी a और b समान समुच्चय नहीं है। सिंपल बात हो गई। तो इस तरीके से अगर कहीं समीकरण के रूप में दिया है, जैसा कि ये सवाल है, तो इस विधि से इसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसके बाद आया ए, सेकंड में कह रहे हैं 5वें का सेकंड, 5वें का सेकंड, ठीक। यहाँ पे कह रहे हैं कि साहब फॉलो जो शब्द है उसका एक अक्षर है। ए में एक ऐसा समुच्चय है ए, x फॉलो शब्द का एक अक्षर है, शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं, का अक्षर है, ऐसे मान लेते हैं बस। और बी में इन्होंने इन अवयवों को लिखा है, जो भी इसमें अवयव हैं वो लिख दिए हैं। इन्होंने लिखा है y, और यहाँ दूसरा शब्द लिखा है, शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, ऐसे लिखा है, शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि एक अक्षर है, अब यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए मैं समुच्चय ए को लिखूं, रोस्टर रूप में अगर ए को लिखूं, तो यहाँ है क्या, FOLW, बस यही, जरा ध्यान से देखो बच्चों, यही 4 अक्षर हैं। अगर मैं समुच्चय बी को लिखूं, रोस्टर रूप में अगर बी को लिखूं, तो इसमें क्या है, ये भी सेम है, WOLF, ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे। तो वही 4 अक्षर हैं दोनों में वही 4 अक्षर हैं। तो इसका मतलब है कि ए समुच्चय बी के बराबर है ना। तो कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया सिंपल सा चैप्टर है ये, बड़ा मज़ेदार है। और गणित का बेस, मतलब ऐसा होता नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ के करके फटाफट जागना करना है कुछ हमें, तो वो इस चैप्टर में नहीं होता। इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर छूट जाता है, क्योंकि इसमें समय लगता है। इसमें समय लगाते नहीं है बच्चे, हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। और समुच्चय, मतलब अगर समुच्चय रह गया मैथ के अंदर, उसकी अच्छी जानकारी नहीं हुई, तो बहुत आगे चीज़ें फंस जाती हैं गणित के अंदर। फिर संबंध, फलन, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, है ना, प्रास लिखना, प्रांत लिखना, फंक्शनों में जो है फंक्शंस के अंदर रेंज लिखना, डोमेन लिखना, सब फंस जाता है। चलो बच्चों, अब आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। ओके, शाबाश। तो प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब आ गया प्रश्न नंबर 6। तो अपनी किताब में देखेंगे बच्चों, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करिए। मतलब अवयवों की संख्या समान समुच्चयों का चयन करिए। अब समान समुच्चय में छांटे, अगर हम, हमारे पास समुच्चय हैं ABCDEFGH, हमारे पास समुच्चय। तो बेटा मुझे जो है यहाँ पे E और H समान दिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ E बराबर H दिख रहा है मुझे, क्योंकि E में -1 और 1 है और G में भी -1 और 1, 2 अवयव हैं। अपनी किताब में देख रहे हैं, जरा पहचान लीजिए एक बार, है ना, E और H।
अच्छा, ए के बराबर कोई है? ए के बराबर 2 4 8 12, 2 4 8 12 कोई नहीं है। ए के बराबर कोई नहीं है। बी के बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी के बराबर मुझे डी दिख रहा है बच्चों, मुझे बी के बराबर डी दिख रहा है, ये देखो 2 हो गए, शाबाश। सी के बराबर कोई नहीं है सी में। अच्छा, एफ 0A है, तो एफ के बराबर भी इसमें कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है 0A। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें 2 इसमें मुझे समान लिखे, 2 मुझे इसमें समान मिले, बी और डी बराबर हुए, और बच्चों ई और जी बराबर हुए, ई और एच, ई और जी। हाँ देखो गलती हो जाएगी ना, ई और जी, फिर से चेक करो बच्चों, ए ऐसे लिखने में गलती हो जाएगी। ई और जी यानी ई में 1 - 1 है, जी में 1 - 1 है, दोनों बराबर हुए। बी और डी को फिर से देखो, बी में 1 2 3 4 हैं, डी में 3 1 4 2 हैं। ठीक, अवयव समान है, हो गया, फिनिश। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आया 1.6 ये दशमलव नहीं होता, इसे बोलते हैं डॉट, 1.6 है ना, 1.6 नहीं है इसके सामने लिखा है बच्चों उप समुच्चय, उप समुच्चय, ये आ गया उप समुच्चय। तो यहाँ सबसेट, सबसेट, तो सबसेट क्या होता है आप जानते हैं? सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या है? किसी समुच्चय में से निकालकर अगर कोई समुच्चय बनाया जाए, किसी एक समुच्चय में से निकालकर अगर दूसरा कोई समुच्चय बनाया जाए तो उसे कहते हैं सबसेट। ठीक, तो किसी समुच्चय में से निकालकर अवयवों को छांटकर अगर एक नया समुच्चय बना दिया जाए तो इसे कहते हैं उप समुच्चय। तो फिर लिख देते हैं, यदि समुच्चय ए में से कुछ अथवा सभी अवयव लेकर एक नया समुच्चय बी बनाया जाए तो बी ए का कोमा लगा देते हैं उप समुच्चय कहलाता है। प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों? बी और यू को ऐसे गिरा देते हैं, यू एक गिरा हुआ सा यू होता है ना, यूनियन, ऐसे बी यहाँ पे बी है ना, बी उप समुच्चय ए, ये होता है। ठीक, तो ये तो पहले भी पढ़ रखा है कि भाई उप समुच्चय क्या होता है, तो बेसिक जानकारी में हम पढ़ ही रहते हैं। अब तो सवालों की बारी है, अब तो पता करेंगे उप समुच्चय एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है ना। चलिए देख लेते हैं, शाबाश। अब यहाँ पर बी ए का उप समुच्चय है, तो ए बी का अधि समुच्चय है, यानी जिसमें से निकाल गया, जिसमें से निकाल के हमने बनाया है वो क्या है? अधि समुच्चय है। लिख देते हैं, तथा ए बी का अधि समुच्चय है। तो अधि समुच्चय यानी जिसमें से निकाला गया, ये आ गया। ठीक, यानी ए में से निकाल के बी बनाया तो बी हो गया ए का उप समुच्चय, और ए क्या हो गया? जिसमें से निकाल के बनाया, अधि समुच्चय हो गया बी का। सीधी सी बात होगी दोनों, है ना, शाबाश। अब यहां पे बात आती है एकल समुच्चय। ठीक, तो ये कह रहे हैं यदि एक अवयव का ही समुच्चय हो तो इसे कहते हैं एकल समुच्चय। ठीक, सिंगल सेट या सिंगुलर सेट, यानी किसी समुच्चय में अगर एक अवयव हो तो इसे एकल समुच्चय कहते हैं। पर डर नॉट, ये बहुत कॉमन सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, और ये है उदाहरण नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 को पढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलो बच्चों, शाबाश। पेज नंबर 12 एनसीईआरटी में, शाबाश। हो सकता है आपका प्रिंट कुछ और हो, उसमें पेज नंबर बदल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, पर ये उदाहरण नंबर 9 की बात करेंगे अभी, इसको समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये है उदाहरण 9 ऐसे। तो उदाहरण नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो नीचे लिखे समुच्चय क्या है, एक है फाई, एक है ए में कुछ अवयव हैं बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहां पे 1,3, और बी में भी कुछ अवयव हैं 1, 5, 9, 1, 5, 9 ऐसे। और सी में भी कुछ अवयव हैं, यहां लिख देते हैं तथा सी। अब सी में क्या अवयव हैं, सी में है 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। समुच्चय को एक बार प्यार से पढ़ लिया और समझ लिया तो मजा आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया गणित हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना। 11वीं का पहला ही चैप्टर है ये 11वीं का पहला ही चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय मतलब एक सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करना, सुनियोजित तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करना, इसे कहते हैं समुच्चय। अब गणित के फार्मूले को, फिजिक्स के फार्मूले को, केमिस्ट्री के फार्मूले को, विधियों को, जानकारियों को सुनियोजित तरीकों से इकट्ठा करना, यह भी एक समुच्चय है दिमाग के अंदर अलग अलग समुच्चय बनेंगे सबके, हर चैप्टर का एक समुच्चय बनेगा बेटा, उसके फार्मूलों का एक समुच्चय बनेगा दिमाग में, जितनी विधियां पढ़ी हैं सबका एक समुच्चय बनेगा। हाँ शाबाश। चलिए, तो पहले मैं ये करा कुछ जानकारी इसके हिसाब से बताइए। इन्होंने कुछ लिखा फर्स्ट, सेकंड, और हमें कुछ सीखना है बच्चों इस सवाल में, इसमें हमें कुछ सीखना है। थर्ड, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, बस 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ कहा 5 और इन्होंने लिखा बी, और यहाँ डॉट डॉट लगा दिया बेटा ऐसा, और इन्होंने कहा ए, फिर डॉट लगाया, फिर बी कर दिया, ए, फिर डॉट लगाया, फिर सी कर दिया, और फिर बी, फिर डॉट लगाया, फिर सी कर दिया। ये 3 डॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक, अब ए बी सी को देख के जो खाली है बेटा, जो खाली होता है ना, ये जो खाली होता है ये अवयव नहीं होता, ये समुच्चय होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो फाइल लिखा है इसका मतलब है खाली समुच्चय, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, यानी ये अवयव नहीं है, ये एक समुच्चय है। अब अगर खाली को प्रतीकात्मक रूप में लिखूं, अगर मैं खाली समुच्चय को प्रतीकात्मक रूप में लिखूं तो ये ऐसा होता है, बस इसमें कुछ नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं मैं 0 रख दो, 0 यूज कर दो इसके अंदर, 0 होने से ये खाली नहीं रहेगा, 0 एक अवयव होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बस ये एक समुच्चय है। अब बात ये आती है कि किसी भी समुच्चय में से निकालकर एक खाली समुच्चय बनाया जा सकता है, किसी में से भी, किसी भी समुच्चय में से हमेशा एक खाली समुच्चय बनाया जा सकता है। यानी हमने मान लीजिए ए में से कुछ लिया ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है, अगर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हिंट लगा ले बेटा, हिंट लेके चलें, हम कह सकते हैं 5 समुच्चय है ए का भी, 5 उप समुच्चय है बी का भी, और 5 उप समुच्चय है सी का भी। यानी 5 में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जिसमें से चाहे निकाल लो इसको, किसी भी समुच्चय में से ही निकल जाएगा। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि 5 उप समुच्चय है 5 का ये नहीं होता, ये नहीं होता, क्योंकि यही एक चीज है जो नहीं होती है। 5 उप समुच्चय है 5 का, यानी 5 में से कुछ निकाला ही नहीं भाई, 5 में तो कुछ था ही नहीं, 5 तो पहले से ही रिक्त है। जिसमें अवयव हों उसमें ही ये छूट होती है कि आप निकाल लो अवयव, अगर चाहो तो इसका
कोई मतलब नहीं है। ये जो कहानी है ये वाली, ये है अर्थहीन, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो बच्चों शाबाश, डन हो गया। तो ये हिंट आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शाबाश कर लेते हैं। ओके, हाँ ओके। चलिए अब जरा भरिए इनको, ये जो खाली स्थान तुम देख रहे हो इनको भरो जरा। अच्छा देखो भाई, फाई तो किसी में से भी निकल जाएगा, तो इसे हटा दो पहले, है ना। तो यहाँ ये लो, फाई में तो कोई हर्ज नहीं है, बी में से निकल गया, खेल खत्म। ए और बी में क्या संबंध है? बी में से निकाल के ए बनाया है या नहीं बनाया है? देखो, तो क्या बी में से निकाल के ए बनाया है? बी में है 1 5 3, ए में है 1 3, तो बेटा नहीं बनाया है, यानी ए बी का उप समुच्चय नहीं है। तो ए बी का उप समुच्चय नहीं है, नहीं है, सीधी बात यह है। अच्छा अब आ जाते हैं बात ए और सी के बारे में बात करते हैं, ए और सी के बारे में। अच्छा क्या सी में से निकाल के ए बनाया है? हाँ, क्योंकि देखो सी में 1 3 5 7 9 है और ए में 1 3 है, तो 1 3 तो है दोनों में, तो इसका मतलब हो गया कि सी में से निकाल के ए बनाया है। चलिए तो ये हो गई बात ऐसे, ये बन गया। ओके आगे चलते हैं। बी और सी में क्या है? बी और सी में क्या संबंध है? बी और सी में क्या संबंध है? ये सी हो गया बेटा, ऐसे शाबाश। बी में क्या? 1 5 9, बी में है 1 5 9 और इसमें 1 5 9 है सी में, यानी बी जो है वो सी से निकाल कर बनाया है। ये हो गया, सिंपल बात हो गई, डन। तो ऐसी पहचान करने के लिए ये सवाल ज़रूरी था। आगे चलते हैं, इधर से हटा लेते हैं, आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 9 के बाद की बात करते हैं। शाबाश। ओके शाबाश। अब आ गया उदाहरण नंबर 10। मान लीजिए ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, क्या ए बी का उपसमुच्चय है? क्यों? तो आप बता सकते हैं। उदाहरण नंबर 10 बहुत ही आसान सवाल है, आप करें ना करें आपकी मर्जी है। चलिए उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में कह रहे हैं मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं। उदाहरण नंबर 11 को किताब में पढ़ेंगे बेटा। मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं, यदि जरूरत पड़ी तो मैं लिख के समझाऊंगा। ओके, यदि ए बी का अवयव है तथा बी सी का उपसमुच्चय है, तो क्या यह सत्य है कि ए सी का उपसमुच्चय है? यदि नहीं तो एक उदाहरण देकर बताइए। ये भी टेक्निकल सवाल है और ये हमें समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि अवयव होने में और समुच्चय होने में क्या फर्क है। तो लिख देते हैं उदाहरण 11 ऐसे। उदाहरण 11 लिख देते हैं। कह रहा ए बी सी 3 समुच्चय हैं, तो यहां पर ए बी और सी 3 समुच्चय मैंने मान लिए हैं। ये देखिए किस तरीके से मुझे मानने हैं। ए बी का अवयव है, तो यानी पहले मैं अगर बी को बना लूं ऐसे, तो ए जो है बी का अवयव है, यानी जो ए है वो बी का एक अवयव है। ए ये रहा, जबकि अपने आप में ये एक समुच्चय है। और बी सी का सबसेट है, यानी बी जो है वो सी में से बना हुआ है। बी सी में से बना हुआ है, तो यहां पर यानी जो ए है ये सी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा बेटा, क्योंकि ये बी जो है वो सी में से बना। तो इसका मतलब ये जो ए है ये चला गया इसमें ऐसे। अब मान लो मैं यहां ए में एक अवयव डाल दूं, इसे ऐसे कर दूं 1, सपोज मैंने ऐसे ही डाल दिया ए में 1,
तो ये जो 1 है, यहाँ मैं कोई अवयव 2 डाल दूं, यहाँ मैं 2,3 डाल दूं, ऐसी कहानी बन गई। अपनी तरफ से डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं इस सी को ठीक करके लिखूं तो ये ऐसा होगा, देखो ए यानी 1, इसमें 1 लगाया मैंने क्योंकि ए अपने आप में एक समुच्चय है। तो समुच्चय के अंदर अवयव के स्थान पर हो सकता है। सर ये कैसे हो गया, समुच्चय के अंदर समुच्चय कैसे चला गया? ये नियम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। समुच्चय किसी समुच्चय के अंदर अवयव की जगह पे हो सकता है। तो ये ए हो गया एक समुच्चय जिसमें एक अवयव है 1 है, और ये कोमा 2 और ये कोमा 3, तो ये समुच्चय हो गया सी। अब सी में से निकाल कर हमने बना लिया बी, यानी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक ये अवयव जो था 1 ये डाल दिया ऐसे, और कोमा 2 डाल दिया, तो ये एक नया समुच्चय बी बन गया जो कि सी में से बना, और ए अलग हो गया। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये क्या ए, इन्होंने कहा क्या ए उपसमुच्चय है सी का? ये इन्होंने सवाल पूछा है ऐसा। तो ए में से सी में से निकाल कर ए बना है कि नहीं, ये देखना है आपको। सी में से अगर मैं एक अवयव यहां से अवयव निकाल लूं तो क्या ये ए है? तो ये दरअसल अगर ये ए एक समुच्चय है तो ये इसका अवयव है, और इसके अवयव को लेकर अगर मैं कोई समुच्चय बनाऊं यहाँ पे, तो सीधे अवयव नहीं लिख सकता मैं। यानी कि मैं मान लूं, माना डी उपसमुच्चय है सी का, और मैं डी में इस अवयव को लेना चाहूं, तो जरा बात को ध्यान से देखना बेटा, ये ऐसा होगा। ये कहानी बनेगी। क्यों? क्योंकि हम यहां जब भी इसमें से निकालकर कोई समुच्चय बनाएंगे, इसमें से निकालकर मान लो मुझे कोई समुच्चय बनाना है, तो उस समुच्चय में इस 1 को अवयव की जगह रखेंगे। तो मान लीजिए मैंने सी में से निकालकर एक समुच्चय डी बनाया, तो डी समुच्चय में इस अवयव को मैं अवयव की जगह रखूंगा, तो ऐसी चीज बनेगी जैसा ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं बनेगा। तो ए अगर एक समुच्चय है अपने आप में, और वो सी का अवयव है, ठीक, तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। अगर मुझे उसे सी का उपसमुच्चय बनाना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, है ना? समझ में आ गई बात? शाबाश। तो इसका मतलब हो गया कि ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। ठीक, अगर होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसी स्थिति होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में चीज समझ में आ गई कि दरअसल अगर कोई उपसमुच्चय या कोई समुच्चय अवयव की जगह पे ही कोई समुच्चय मान लीजिए किसी के अंदर रखा है, और हम उसे उसमें से कोई उपसमुच्चय बनाना चाहते हैं, तो ये मंझले ब्रैकेट बेटा 2 लग जाएंगे, क्योंकि ये इतनी चीज अवयव है, और अवयव किसी समुच्चय में डालना है। तो मान लो डी में बनाया मैंने, तो डी में डालना है, तो इस तरीके से लगेगा। यहां भी देख लो बी में लगा हुआ है, ये देखो ये देखो बी एक उपसमुच्चय है, तो देखो डबल ब्रैकेट लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अवयव की जगह लिखा हुआ है। तो ए में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक उपसमुच्चय नहीं है बल्कि एक अवयव है। तो इसका मतलब हो गया फिर ए क्या है? इन्हें कहा ए क्या है? तो ए जो है वो है एक अवयव सी का। बस ये बात सही है, यानी ए सी का बस एक अवयव है। ए अपने आप में भले ही एक समुच्चय है, लेकिन सी में अवयव की जगह पर है। ठीक, अब ये बात कंफर्म हुई, अब आगे बढ़ेंगे। शाबाश, चलिए।
अब आगे अब धीरे धीरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, वो ठीक है, सारी चीज़ें आपने बेसिक में पढ़ रखी हैं, समुच्चय बनाना आप जानते हैं। पावर सेट, घात समुच्चय, ठीक। तो घात समुच्चयों की संख्या ये भी आपने पढ़ रखी है, पावर सेट कितना होता है, उनकी संख्या कितनी होती है। अब हम आ गए सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैं बात जरूर करूँगा और इसके बारे में आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा कि दरअसल यूनिवर्सल सेट में कन्फ्यूज़न कहाँ हो जाता है। पहले इसे समझ लेंगे, उसके बाद इसकी अगली प्रश्नावली है घात समुच्चय और यूनिवर्सल समुच्चय में प्रश्नावली 1.3, तीसरे नंबर की प्रश्नावली है, उसका सवाल करेंगे। शाबाश बच्चों, ओके डन। तो बात आ गई सार्वत्रिक समुच्चय। चलो शाबाश, यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा समुच्चय हम बना लें जिसमें से निकाल के हम बहुत सारे समुच्चय बना सकें। ये तो पहली बात हो गई, एक ऐसा समुच्चय बना ले जिसमें से निकाल कर हम बहुत सारे समुच्चय बना सकें। तो यहां पर लिख दिया मैंने सार्वत्रिक समुच्चय, यानी अंग्रेजी में लिख दें यूनिवर्सल सेट। तो बहुत मोटी सी जानकारी है कि भाई हमें एक ऐसा समुच्चय बना लें जिसमें से निकाल कर हम कुछ उप समुच्चय उसके बना सकें, यानी उसमें से निकाल के उप समुच्चय बना सकें। जैसे हमने कहा किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा यदि हम उस विद्यालय के विद्यार्थियों को चुन कर उनके समुच्चय बनाए। भाई हम मान लीजिए किसी विद्यालय में से 10 बच्चे लेकर के 11 बच्चे लेकर के 11 बच्चे मान लेते हैं क्रिकेट की टीम बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास उन 11 बच्चों की जानकारी होगी, उनके नाम होंगे। तो वो किस में से निकालेंगे हम कहेंगे एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ये होगा यूनिवर्सल सेट। और इसमें से हमने निकाल के क्या बनाया, इसमें से निकाल के बनाया हमने 11 खिलाड़ी छांटे, हमने उसी विद्यालय के 11 बच्चे हमने छांटे। अब अगर इसमें ऐसा करते हैं कि साहब इस विद्यालय के 10 बच्चे और दूसरे विद्यालय का 1 बच्चा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये विद्यालय यूनिवर्सल सेट नहीं है। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि इसी में से लेना है कोई भी अवयव, यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा, कोई भी जो उसमें से निकाल के बनेगा। अब यह बात आती है कि यूनिवर्सल सेट में से ऐसा कोई उपसमुच्चय या समुच्चय छांट सकते हैं अपन जो उसमें ही हो, उसे बाहर ना हो। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यूनिवर्सल सेट, हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ये अब ये जो बोर्ड का कलर है बेटा सफ़ेद कलर, ये सफ़ेद कलर है, इस पे लिख दिया मैंने यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट में मैंने लिखा x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। बहुत सिंपली मैंने लिख दिया, कुछ भी झंझट मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब हो गया कि बोर्ड के अंदर, मतलब इस पूरे आयत के अंदर, इस चित्र के अंदर ये सारी जितनी मैं चाहता हूँ सारी प्राकृत संख्या है। इसमें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी प्राकृत संख्या इसके अंदर है। अब मैंने कहा एक सेट है ए x एक सम प्राकृत संख्या है एवं x बराबर है 10 से। मैंने ये बात लिख दी बच्चों, यानी x एक सम प्राकृत संख्या है
और 10 से छोटी है। तो ये बात बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाती है हमारी कि साहब ए जो है वो यू में से बना हुआ है, यानी इस आयत के अंदर ही ए बनेगा। और ए में क्या क्या होगा, हमने कहा 10 से छोटी या 10 के बराबर सम प्राकृत संख्या है। तो हम मान लीजिए यहां बना लें ए, इसमें लिख दें 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो ये सम प्राकृत संख्याएं जो हैं ए के अंदर आ गई, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर की चीज है। अब अगर मैं यहां कोई ऐसी संख्या लिख दूं जो कि एक प्राकृत संख्या ना हो, मान लीजिए, तो वो इस सेट के अंदर नहीं हो सकती। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हो गया कि जितने भी सेट बनेंगे उन सब का ये यूनियन है, उन सब का ये सम्मिलन है। यूनियन बोलते हैं सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, ये आपने पढ़ रखा है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं कोई और सेट इसमें से बनाना चाहता हूँ, सपोज, इसको हल्का सा समझ लें, वैसे पहले भी ये हम लोग समझ चुके हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। मान लीजिए मैं बी एक समुच्चय बनाना चाहता हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक विषम या विषम प्राकृत संख्या है तथा x बड़ा या बराबर 7, ये कहानी है। तो ये भी इसके अंदर ही होगा, विषम प्राकृत संख्या। यानी अगर मैं यहाँ b बना लूँ तो b में क्या लिखूंगा, 1, 3, 5, 7, विषम प्राकृत संख्या हो गई, b भी इसके अंदर ही आ गया। तो समझ रहे होंगे कि यूनिवर्सल सेट यानी कितने भी समुच्चय हम बनाएं, सबसे पहले हमें एक यूनिवर्सल सेट परिभाषित करना पड़ता है, फिर हम उसमें से जितने चाहे समुच्चय बना सकते हैं। ठीक, तो यानी ये चीज़ ज़रूरी है, जब भी हम समुच्चय के बारे में कोई सवाल पढ़ेंगे, समुच्चय के बारे में कोई जानकारी लेंगे, तो वहाँ ये ध्यान देने की बात होगी बच्चों कि एक यूनिवर्सल सेट जरूर होगा, भले ही वो सवाल में बताया गया हो, भले ही वो सवाल में ना बताया गया हो, लेकिन हमारे माइंड में ये बात अपने आप ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए कि नहीं, यहाँ एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए जिसमें से निकाल कर ये सब बना। क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल कर ही हम सेट बनाते हैं, कहीं ना कहीं से हम लेके आते हैं चीज़ों को, तभी हम सेट बनाते हैं। तो इसका मतलब हमेशा ही एक यूनिवर्सल सेट है, हमेशा है, भले ही वो सवाल में ना हो, लेकिन हमारे माइंड में वो आ जाना चाहिए किस तरह का हो सकता है। तो बच्चों अब शुरू करेंगे अगली प्रश्नावली 1.3, तीसरे नंबर की प्रश्नावली के सवाल। शाबाश।